हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जनरल साइंस बायोलॉजी सीरीज चैप्टर नंबर 9 दैट इज कोशिका विज्ञान, जिसको हम लोग इंग्लिश में साइटोलॉजी भी कहते हैं। तो देखिए, यहीं से एक क्वेश्चन भी ड्राइव हो गया है। एक क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। इस चैप्टर में हम लोग कोशिका के बारे में और कोशिका के क्या प्रकार हैं, कोशिका की संरचना कैसी है, ये सब चीज़ पढ़ने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ ये चैप्टर कि कोशिका शब्द की, या समझिए कि कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की होगी। तो देखिए, कुछ पॉइंट हैं जिन पॉइंट्स को मैं आप लोगों को लिखवाना चाहूँगा। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट मैं यहाँ लिखता हूँ कि कोशिका को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सेल। कोशिका को बोलते हैं सेल। ये एक लैटिन भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका इंग्लिश में मतलब होता है स्मॉल रूम, जिसको हम लोग छोटा कमरा कह सकते हैं, छोटा कमरा। ठीक है, तो कोशिका या सेल एक लैटिन वर्ड है और जिसका इंग्लिश में मतलब होता है स्मॉल रूम, मतलब छोटा कमरा। तो देखिए, कोशिका की जो खोज की सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे, रॉबर्ट हुक। उन्होंने इसकी खोज की, लेकिन जो खोज इन्होंने की थी वो मृत कोशिका थी, वो डेड सेल थी। अब इसका मतलब क्या है कि सेल लिविंग भी होती हैं, सेल जीवित भी होती हैं। जैसे हम लोग हैं, हमारी बॉडी है, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि जीवन की मूलभूत, आधारभूत और फंडामेंटल जो इकाई है वो कोशिका है। स्मॉलेस्ट फंक्शनल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल, वो कोशिका है। ठीक, तो सबसे पहले जो कोशिका की खोज की गई, वो खोज की गई थी एक कॉर्क में। अब ये कॉर्क क्या होती है? कॉर्क देखिए फ्रेंड्स, जैसे आप लोगों ने ग्लास की कोई, कांच की कोई बोतल देखी होगी, उसमें लकड़ी की गट्टक लगी रहती है, वो कॉर्क है। और ये बनती किससे है? ये पेड़ की जो छाल होती है, पेड़ की जो बार्क होती है, उसको बोलते हैं हम लोग कॉर्क। तो कॉर्क की उन्होंने अध्ययन किया और उसमें उनको मृत कोशिका पाई गई। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कॉर्क में कैसी कोशिका की खोज की इन्होंने? मृत कोशिका, डेड सेल की खोज की। ठीक है, इसके बाद एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था ल्यूवेनहॉक। ऐसे लिख सकते हैं हिंदी में, ल्यूवेनहॉक। इन्होंने कोशिका की खोज की, लेकिन कैसी कोशिका थी ये जीवित कोशिका थी। ये थी लिविंग सेल, जीवित कोशिका। और किसमें की इन्होंने की? आप लोग जानते होंगे फ्रेंड्स कि जैसे जो एक वाटर बॉडी है, एक तालाब है, तालाब में आपने देखा होगा काई जमा हो जाती है, तो उसका इन्होंने अध्ययन किया और वहाँ से इन्होंने एक जीवित कोशिका की खोज की थी। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं तालाब में जो काई लगती है उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? एल्गी शैवाल उसको हम लोग बोलते हैं। पॉन्ड वाटर में जो शैवाल पाए जाते हैं, जो काई पाई जाती है, मैं लिख देता हूँ हिंदी में काई, उसको बोलते हैं एल्गी को बोलते हैं काई। और ल्यूवेनहॉक ने एक लिविंग कोशिका, लिविंग सेल की खोज वहाँ पर की थी। अब देखिए, कुछ और पॉइंट हैं यहाँ पर, जैसे कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? सबसे बड़ी कोशिका, देखिए एक छोटा सा पॉइंट और क्लियर करता हूँ। कोशिका एक स्वाधीन इकाई है, एक ऑटोनोमस बॉडी है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोशिका के अंदर वो सब मशीनरी अवेलेबल है जो उसके जीवन यापन के लिए जरूरी है। अब हम लोग देखेंगे आगे चल के कि वो कौन कौन सी मशीनरी है, वो कौन कौन से सिस्टम हैं जो उसके अंदर पाए जाते हैं, जिससे कोशिका अपना जीवन यापन कर सकती है। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कोशिका, अगर किसी जीव में कोशिका केवल एक है, एक कोशिका है, हमने उसको बोल दिया एक कोशिकीय जीव। अगर किसी जीव में कोशिका एक से ज़्यादा है तो हम लोग उसको बोल देते हैं बहुकोशिकीय जीव। अगर एक कोशिका है तब भी उस जीव का जीवन यापन हो रहा है, इसका मतलब कि अकेली कोशिका सक्षम है अपने जीवन यापन करने के लिए। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे अगर सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो वो होता है शतुरमुर्ग का अंडा, ऑस्ट्रिच एग। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सबसे बड़ी कोशिका
हालांकि अब ऐसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं, लेकिन हम लोग कोई भी पॉइंट छोड़ेंगे नहीं यहाँ। सबसे बड़ी कोशिका, और ये सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा, ऑस्ट्रिच एग। ठीक। सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका ये पाई जाती है माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा। याद रखेंगे आप लोग, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। अगर हम लोग मानव की बात करें, मानव की ह्यूमन बॉडी की बात करें, तो मानव में सबसे बड़ी कोशिका, मानव में सबसे बड़ी कोशिका है, आप लोग जानते हैं, मैंने आपको पहले बता रखा है ये, मानव में सबसे बड़ी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका। सबसे बड़ी कोशिका है तंत्रिका कोशिका। ठीक है। देखिए सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड है। ये वाला जो पॉइंट है तंत्रिका कोशिका वाला, मैंने आप लोगों को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला जो चैप्टर था वहाँ पर इसको बताया था। अच्छा, मानव में ही सबसे छोटी कोशिका की अगर बात की जाए, सबसे छोटी कोशिका, तो देखिए ये होती है शुक्राणु। ये होते हैं शुक्राणु, इनको बोलते हैं स्पर्म्स। ये क्या है कि भाई ये जो मेल का मतलब नर के जो वीर्य है उसमें कोशिकाएं पाई जाती हैं शुक्राणु, जिनमें क्रोमोसोम होते हैं एक्स और वाई। ठीक है। आगे चल के जब हम लोग रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर पढ़ेंगे वहां पर मैं इसको और क्लियर करूंगा। तो देखिए ये कुछ पॉइंट्स थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने आपको यहाँ पर क्लियर किए हैं। अब कुछ और बातें समझते हैं हम लोग कि एक साइंटिस्ट थे सील्डिन और उसका ही एक साथी था स्वान। तो हम लोग इन दोनों का एक वर्ग था कोशिका से रिलेटेड। इन्होंने कोशिकाओं का बड़ा अध्ययन किया था और ये बात है 1838 से लेकर 1855 के आसपास की। तो डेट हमारे यहाँ पर नहीं बनती हैं, तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि दो साइंटिस्ट शील्डिन एंड स्वान, इन्होंने कोशिकाओं के बारे में कुछ और सूक्ष्म अध्ययन किया और इन्होंने एक थ्योरी दी जिसको बोलते हैं सेल थ्योरी, या इसको बोलते हैं कोशा विज्ञान। तो वो सेल थ्योरी के पॉइंट क्या थे? बड़े सिंपल से पॉइंट थे कि प्रत्येक जीव कोशिका से बना हुआ है, या प्रत्येक जीव की उत्पत्ति कोशिका से हुई है। दूसरा पॉइंट कि प्रत्येक जीव एक या अधिक कोशिका से बना होता है। तो वही बात है कि अगर एक कोशिका है तो एक कोशिकीय जीव, अगर एक से अधिक कोशिकाएं हैं तो बहुकोशिकीय जीव। ठीक। और प्रत्येक कोशिका एक स्वाधीन इकाई है, लेकिन ये कोशिकाएं आपस में कोऑर्डिनेट सामंजस्य बनाकर काम करती हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए हम अपने मानव ह्यूमन बॉडी की बात करें तो बहुत सारी ट्रिलियन इसमें जो है कोशिकाएं हैं, ट्रिलियंस। और ये सभी कोशिकाएं कैसी हैं? स्वाधीन भी हैं। ये अपना जीवन अकेले, अपना जीवन पूरा सिस्टमेटिक तरीके से चला सकती हैं, लेकिन एक दूसरे से सामंजस्य बिठा के ये काम करती हैं। तो ये शील्डिन और स्वान थे, इन्होंने हमको क्या दिया? इन्होंने दी हमको थ्योरी। कौन सी थ्योरी? सेल थ्योरी। तो ये क्वेश्चन कभी बन सकता है कि किसने दी थी? ये दो साइंटिस्ट थे, शील्डिन और स्वान। साइंटिस्ट का नाम है ये शील्डिन एंड स्वान। इन्होंने सेल थ्योरी दी। पॉइंट क्या थे कि प्रत्येक जीव की उत्पत्ति किससे हुई है? कोशिका से। प्रत्येक जीव की उत्पत्ति, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं यहाँ, प्रत्येक जीव की उत्पत्ति कोशिका से हुई है। प्रत्येक जीव एक या अधिक कोशिका से बना होता है। इसका मतलब या तो वो एक कोशिकीय होगा, एक कोशिकीय होगा, या कैसा होगा? बहुकोशिकीय। बहुकोशिकीय मतलब इंग्लिश में अगर लिखें यूनिसेलुलर और इसको बोलेंगे मल्टी सेलुलर। ठीक। और एक पॉइंट था कि प्रत्येक कोशिका एक स्वाधीन इकाई है। स्वाधीन इकाई, इसको बोलते हैं ऑटोनोमस यूनिट। स्वाधीन इकाई है, लेकिन सभी कोशिकाएं आपस में सामंजस्य बनाकर काम करती हैं। ठीक है जी, ये थी सेल थ्योरी। लेकिन इस थ्योरी का एक अपवाद था, इसका एक ड्रॉबैक था, एक कमी थी। ये थ्योरी से हमको ये पता नहीं चला कि एक कोशिका से दो कोशिका, दो से चार, चार से आठ, आठ से 16 कोशिकाएं बनती कैसे है, ओवरऑल कि कोशिका विभाजित कैसे होती है, ये चीज हमको सेल थ्योरी से पता नहीं चली। तो एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था रुडोल्फ विर्कोव या विर्चोव। मैं यहीं पर इसको नोट करा देता हूं आपको। तो साइंटिस्ट कौन थे? इसी में सेल थ्योरी को ही आगे मॉडिफाई कर दिया और उनका नाम था रुडोल्फ विर्कोव।
विरचोव भी बोलते हैं बहुत से। देखिए विरकोव की स्पेलिंग ये है VIRCHOV, तो इसको विरकोव बोल सकते हैं या विरचोव बोल सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, सेल थ्योरी को थोड़ा सा मॉडिफाई किया और इन्होंने ये भी बताया कि सेल डिवाइड होकर अपने नंबर को बढ़ाती हैं, इसीलिए इस सेल थ्योरी को हम लोग क्या बोल देते हैं अब, सेल डिवीजन थ्योरी, सेल डिवीजन थ्योरी। आई थिंक आप लोगों को ये सारे पॉइंट समझ में आए होंगे, बहुत सिंपल से पॉइंट है। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि कोशिका के अंदर कौन कौन सी संरचनाएं पाई जाती हैं, जैसा कि आपके सामने डायग्राम से भी पता चल रहा होगा, मैं पहले से बना के रखा है ताकि टाइम कम लगे। फ्रेंड्स अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कोशिका की संरचना। तो देखिए शील्डिन और स्वान जो दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने कोशिका के बारे में केवल एक ऊपर से अध्ययन किया, एक जो है सूक्ष्म अध्ययन उन्होंने नहीं किया था, क्योंकि उस समय तक 1838 और 1857 के बीच की बात है, शील्डिन और स्वान अपना काम कर रहे थे कोशिका के ऊपर, लेकिन उस समय तक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज नहीं हुई थी। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज हुई थी 1940 में, 1940 में। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज हुई तो उससे वैज्ञानिकों ने कोशिका का बहुत सूक्ष्म अध्ययन किया, बारीकी से अध्ययन किया और उन्होंने देखा कि कोशिका के अंदर बहुत सारी संरचनाएं और बहुत सारा लिक्विड तरल पदार्थ पाया जाता है। तो इसी कोशिका के अंदर क्या क्या चीज़ पाई जा रही है, इसको हम लोग कन्वीनियंटली एक चार्ट बना के अच्छे से पढ़ते हैं, ताकि हम लोग अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ से सॉर्ट आउट कर लें। तो देखिए कैसे हम लोग कोशिका की संरचना को हम लोग कैसे पढ़ते हैं। तो पहले मैं एक बार कोशिका संरचना में क्या क्या कोशिका अंग हैं, कौन से पाए जाते हैं, वो मैं आप लोगों को एक बार बताता हूँ। जैसे देखिए ये जो ऊपर मैंने जो ये कोशिका बनाई है, ये एक जंतु कोशिका है, ये एक जंतु कोशिका है। और जो नीचे मैंने आपके सामने ये जो बनाई है, ये है पादप कोशिका, प्लांट सेल, दिस इज प्लांट सेल, ठीक है। तो देखिए हमारी जो जंतु कोशिका है वो ज़्यादातर आयताकार या गोलाकार आकृति में पाई जाती है। इसकी जो आकृति होगी, शेप होगी, या तो रेक्टेंगुलर शेप में होगी या गोलाकार होगी, ओवल शेप्ड होगी, ठीक है। अब हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि कोशिका के चारों ओर हमको एक ये झिल्ली तरह की हमको दिखाई दे रही है, एक कवरिंग हमको दिखाई दे रही है। इस कवरिंग को बोलते हैं कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वहीं अगर आप लोग पादप कोशिका में देखें तो देखिए जैसे ये कोशिका है, कोशिका के बाहर एक ये रही झिल्ली, लेकिन उसके बाहर भी एक और कवरिंग आपको दिखाई दे रही है, उस कवरिंग को बोलते हैं कोशिका भित्ति। इसका मतलब ये हुआ कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, फिर कोशिका झिल्ली पाई जाती है, फिर कोशिका स्टार्ट होती है। लेकिन जंतु कोशिका में क्या है, सीधे कोशिका झिल्ली है और फिर कोशिका स्टार्ट हो जाती है। अब एक चीज़ देखिए, हम लोग जंतु कोशिका और पादप कोशिका को भी कंपैरेटिवली पढ़ेंगे। एक बार मैं यहाँ पे केवल जो उसके अंदर स्ट्रक्चर पाई जा रही है उनके नाम आपके सामने बताता हूँ। तो ये आपको समझ में आ गया, ये है कोशिका झिल्ली, जिसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं या सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो लिक्विड ये जो दिखाई दे रहा है लिक्विड, इसको बोलते हैं जीव द्रव्य। हम लोग लिखेंगे सब चीज़, प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य बोलते हैं। और सेंटर में ये जो दिखाई दे रहा है आपको येलो कलर का, इसको बोलते हैं केंद्रक, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस से ये जो सटी हुई जो संरचना है, इसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इन सब के काम और इस सब का स्ट्रक्चर वगैरह सब लोग देखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। और ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है खाली सी, इसको बोलते हैं रिक्तिका, इसको बोलते हैं रिक्तिका या वैक्यूल। ये माइटोकॉन्ड्रिया है, और माइटोकॉन्ड्रिया मैंने आप लोगों को एक बार नाम लिया है इसका, जब हम लोग श्वसन वाला चैप्टर पढ़ रहे थे। उसको हम लोग पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर ही ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ठीक। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं गोल्जी काय या गोल्जी बॉडी, ठीक है। और यहाँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही जुड़े हुए हैं राइबोसोम। हर किसी के पर्टिकुलर फंक्शन को पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। अब हम लोग देखिए सिस्टमेटिक तरीके से एक एक कोशिका अंग का अध्ययन यहाँ पर करेंगे। तो देखिए साइंटिस्ट ने कोशिका को सुविधा अनुसार पढ़ने के लिए हम लोग बेसिकली 3 भागों में या 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं कोशिका को। ऐसे समझ लीजिए, ये है कोशिका, और कोशिका को हम लोग 3 भाग में बांट लेते हैं। सबसे पहला है झिल्ली के कोशिका। जब हम पढ़ना स्टार्ट करें तो बाहर से पढ़ना स्टार्ट करें,
झिल्ली या इसको बोल सकते हैं आवरण। ठीक है, दूसरे पार्ट में हमने इसको डिवाइड किया, दैट इज जीव द्रव्य। जीव द्रव्य, इसको प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। ठीक, और तीसरी हम लोग जो स्ट्रक्चर यहां पढ़ते हैं, तीसरा पार्ट जो पढ़ते हैं, दैट इज वैक्यूल। इसको हम लोग रिक्तिका कहते हैं, रिक्तिका। अब देखिए, ये जो झिल्ली है या ये जो आवरण है, हम लोग अगर ये जंतु कोशिका है, अगर ये जंतु कोशिका है तो इसका सबसे बाहरी आवरण को हम लोग क्या बोल देते हैं? इसके सबसे बाहरी आवरण को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली, एक एक करके हम लोग सारी चीजें पढ़ेंगे। अभी केवल मैं यहाँ पे एक चार्ट सा बना देता हूँ। अगर ये पादप कोशिका है, अगर ये पादप कोशिका है, प्लांट सेल है, तो हम लोग इसको पढ़ते हैं, इसके सबसे बाहरी आवरण को क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति, सेल वॉल। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेल वॉल। ठीक है, और इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, यहाँ लिखा हुआ है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब ये जो प्रोटोप्लाज्म है, ये अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि प्रोटोप्लाज्म क्या है। तो एक चीज याद रखें आप लोग कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से और न्यूक्लियस के बीच में, ये पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लेकर और न्यूक्लियस के बीच में जितना भी लिक्विड है वो, प्लस इसके अंदर जो सेल ऑर्गेनेलीज पाए जा रहे हैं, ऐसे समझिए कि हम लोग प्रोटोप्लाज्म को दो भागों में बांट लेते हैं। एक है कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य जिसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, और न्यूक्लियस, केंद्रक, ये दोनों सम्मिलित हैं। केंद्रक को बोलते हैं न्यूक्लियस। एक पॉइंट यहीं पर मैं क्लियर कर देता हूं कि किसी भी सेल का जो मैनेजर है वो ये न्यूक्लियस ही है, वो ये केंद्रक ही है। जैसे हमारे अंदर, हमारी बॉडी के अंदर हमारा जो ब्रेन है वो पूरा कंट्रोलर है, वो करता धरता है, ऐसे ही एक कोशिका के अंदर जो न्यूक्लियस है वो उसका मैनेजर है, वो उसका क्रिएटर है। अब देखिए, प्रोटोप्लाज्म के दो भाग कर दिए हमने, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। अब ये जो कोशिका द्रव्य है, इस कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं कोशिका अंग, और कोशिका द्रव्य कैसा है? तरल है। तो मैं ऐसे लिख देता हूं, तरल पदार्थ। ठीक है, और यहां पर कोशिका अंग पाए जाते हैं, कोशिकांग, इस तरह से। इसको बोलते हैं सेल ऑर्गेनेली, सेल ऑर्गेनेली। ठीक, और रिक्तिका ये जो है, यहां पर ये जो रिक्तिका है, ये सेल के अंदर खाली जगह पाई जाती है। जैसे ऐसे समझिए कि हम अपने घर में कोई चीज़ स्टोर करने के लिए कोई बॉक्स या कोई एक जगह निर्धारित कर देते हैं कि ये स्टोर रूम बनेगा। ऐसे ही कोशिका के अंदर ये वैक्यूल जो है वो एक स्टोर हाउस की तरह काम करती है। जैसे मान लीजिए कि कोई ओवर प्रोडक्शन हो गया किसी चीज़ का, तो वो वैक्यूल में जाके, वो रिक्तिका में जाके स्टोर हो जाता है। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये एक निर्जीव संरचना है। सेल के अंदर क्या है ये सेल के अंदर एक निर्जीव संरचना है, निर्जीव संरचना। ठीक, ये जंतु कोशिका में छोटे पाए जाते हैं लेकिन ज्यादा संख्या में पाए जाते हैं, और पादप कोशिका में ये बड़े पाए जाते हैं लेकिन कम पाए जाते हैं। देखो यहां पर अगर मैं रिक्तिका की बात करूं तो जंतु कोशिका में छोटे हैं लेकिन ज्यादा संख्या में होगी, पादप कोशिका में ये बड़ी है और लेकिन कम संख्या में होगी। हम लोग आएंगे इस पर भी। तो देखिए, ये हमने कोशिका की संरचना को पढ़ने के लिए एक छोटा सा ये चार्ट बनाया। इसी चार्ट को हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। कोशिका के तीन भाग हो गए, झिल्ली, आवरण, जीव द्रव्य और रिक्तिका। जंतु कोशिका, ये कोशिका झिल्ली, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति। जीव द्रव्य को दो भागों में बांट लेते हैं, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। केंद्रक क्या है? हमारी सेल का क्या है? मैनेजर है। ये पूरे सेल की एक्टिविटी को निर्धारित या मैनेज करता है। कोशिका द्रव्य में जो तरल पदार्थ है उसमें क्या क्या मिलेगा? उसमें वाटर है, ठीक है, उसमें मिनरल्स होंगे और कार्बोहाइड्रेट। कोशिका के अंदर कार्बोहाइड्रेट चाहिए ऊर्जा के लिए, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है और फैट है।
और इसी तरल पदार्थ में क्या मिलेंगे, कोशिका अंग मिलेंगे। अब कोशिका अंग कौन कौन से हैं, देखो आपको जो भी दिखाई दे रहा है, मैं एक बार कोशिका अंग आपको बता देता हूँ। तो कोशिका अंग जो मिलेंगे, देखिए सबसे पहले देखें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको बोलते हैं प्रद्रव्यी जालिका, प्रद्रव्यी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। या माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा, हमारी कोशिका के अंदर क्या मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा। राइबोसोम मिलेंगे, इन सब को डिटेल में पढ़ने वाले हैं हम अभी। राइबोसोम, लाइसोसोम मिलेंगे, लाइसोसोम मिलेंगे, ठीक है। अगर ये जंतु कोशिका है तो लवक मिलेंगे, लवक का मतलब वही क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इन ऑर्गेनली को, इन कोशिका अंगों को बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। और भी हैं छोटी छोटी संरचनाएं, जैसे हम लोग इसमें सेंट्रोसोम पढ़ेंगे, सेंट्रोसोम पढ़ेंगे। हम लोग गोल्जी बॉडी पढ़ेंगे, गोल्जी बॉडी या गोल्जी काय, इन सब को हम लोग क्रम में पढ़ेंगे। वाले पार्ट झिल्ली या आवरण, मतलब कवरिंग को सबसे पहले पढ़ते हैं। तो देखिए अगर मैं बात करूं जंतु कोशिका की, तो जंतु कोशिका में जो सबसे बाहरी कवरिंग है, जो सबसे बाहरी आवरण है, उसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली या उसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। और ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये जंतु कोशिका में पाई जाएगी और प्रोटोजोआ में पाई जाएगी। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखवा देता हूँ, जंतु के साथ साथ किस में पाई जाएगी, प्रोटोजोआ में। अब ये प्रोटोजोआ क्या है, अभी मैं आपको इसके बारे में नहीं बता सकता। जब हम लोग जंतुओं का वर्गीकरण करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल करेंगे, तो वहाँ पर मैं आपको ये बताऊँगा कि प्रोटोजोआ क्या है, कवक क्या है, शैवाल क्या है, वो सब हम लोग वहाँ डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए याद रखेंगे हम लोग कि जो कोशिका झिल्ली है, वो सेल मेम्ब्रेन है, वो एनिमल्स में मिलती है और प्लस प्रोटोजोआ में मिलती है। ये रही सेल मेम्ब्रेन, यहाँ पर जो मैंने ये बनाई है ये सेल मेम्ब्रेन है। अब ये जो सेल मेम्ब्रेन है वो जंतु और प्रोटोजोआ में किससे मिलकर बनी है, ये लिपोप्रोटीन से मिलकर बनी हुई है, लिपोप्रोटीन। इस पर क्वेश्चन बन चुका है कि सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली निम्न में से किससे मिलकर बनी हुई है, तो वो किससे मिलकर बनी है, लिपोप्रोटीन से मिलकर बनी हुई है। और एक इंपॉर्टेंट बात है इसके बारे में कि ये सेमी परमेबल है। सेमी परमेबल का मतलब होता है अर्ध पारगम्य, मतलब इसमें से जैसे ऐसे मान लीजिए एक प्रकार की छलनी है, इसमें जैसे हम लोग चाय की छलनी में चाय छानते हैं तो चाय की पत्ती ऊपर रह जाती है और जो लिक्विड है वो नीचे चला जाता है, तो उसको बोलेंगे सेमी परमेबल। मतलब ये लिक्विड को तो जाने देगी लेकिन जो सॉलिड है, जो ठोस चीज़ें हैं, उसको अपने में से पार नहीं होने देगी। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सेल मेम्ब्रेन कैसी है, सेमी, सेमी का मतलब अर्ध, और परमेबल, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, अर्ध पारगम्य, अर्ध पारगम्य झिल्ली है, ठीक है सर। अब देखिए ये था जंतु कोशिका प्रोटोजोआ के बारे में। अब हम लोग आते हैं पादप कोशिका के बारे में। पादप कोशिका की सबसे बाहरी कवरिंग क्या है, उसको बोलते हैं सेल वॉल। सेल वॉल को हिंदी में क्या बोलेंगे, कोशिका भित्ति। अब एक चीज़ देखिए आप लोग कि अभी तो आप लोग बड़े आसानी से कोशिका, ये जो कोशिका झिल्ली है और कोशिका भित्ति है, इसमें अंतर पता कर पा रहे हैं, लेकिन जब महीने 2 महीने हो जाते हैं तो दोनों को मिक्स कर देते हैं। तो ऐसे याद रखिए, कोशिका भित्ति, भित्ति और पत्ती जो है मिला जुला सा है, तो भित्ति किस में मिलेगी, पादप में मिलेगी, प्लांट में मिलेगी। कोशिका झिल्ली जंतु कोशिका में मिलती है। तो कोशिका भित्ति ये जो है सेल वॉल, सेल वॉल ये पारगम्य है, ये कंप्लीटली परमेबल है, ये अर्ध पारगम्य नहीं है। ये कैसी है, ये पारगम्य है। पारगम्य का मतलब कि ये अपने में से सब चीज़ को, इसमें से कोई भी चीज़ आसानी से पार हो सकती है, लिक्विड भी होगा और सॉलिड भी होगा। अब इस चीज़ को समझिए क्या है इसका मतलब, कि जैसे ये एक मैंने पादप कोशिका यहाँ बनाई है, दूसरी पादप कोशिका, तीसरी, चौथी, पांचवी, ऐसे बहुत सारी पादप कोशिकाएं होंगी। तो एक पादप कोशिका दूसरी पादप कोशिका के साथ अगर कोई एक्सचेंज करना चाहे, अपने मटेरियल को दूसरे में देना चाहे, तो इन कोशिका भित्ति में छोटे छोटे से होल पाए जाते हैं, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। उन छिद्रों को कहते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा।
पारगम्य क्यों है? क्योंकि इसमें क्या पाए जाते हैं? इसमें प्लाज्मोडेस्माटा पाए जाते हैं। प्लाज्मोडेस्माटा क्या है? ये होल हैं, ये छिद्र हैं, पोर हैं, इनमें से होके कोई मटेरियल पार हो जाता है। ठीक, अब ये जो कोशिका भित्ति है ये किस में मिल रही है? ये मैं बात कर रहा हूँ पादप कोशिका में। पादप कोशिका की जो कोशिका भित्ति है वो सेल वॉल और ये मिलकर बनी हुई है सेल्यूलोज की। अब सेल्यूलोज आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, सारी चीज़ें एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। सेल्यूलोज कहाँ पढ़ा है? हम लोग जब कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण कर रहे थे तो मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड में मैंने आप लोगों को सेल्यूलोज लिखवाया था। तो जो पादप कोशिका है वो किससे मिलकर बनी है? सेल्यूलोज से मिलकर बनी है। और अगर मैं जीवाणु की कोशिका भित्ति की बात करूं, जीवाणु मतलब बैक्टीरियल सेल वॉल, बैक्टीरियल सेल वॉल, जीवाणु की कोशिका भित्ति, ये बनती है पेप्टिडोग्लाइकेन। पेप्टिडोग्लाइकेन ये भी एक प्रकार का पॉलीसैकेराइड है। यहाँ पर सेलुलोज भी एक प्रकार का पॉलीसैकेराइड है और पेप्टिडोग्लाइकेन भी एक प्रकार का पॉलीसैकेराइड है। और देखिए अगर मैं फंजाई की बात करूं, फंजाई को बोलते हैं कवक, इसकी सेल वॉल बनी होती है ग्लूकोसामाइन, ग्लूकोसामीन ऐसे लिख देता हूं। ठीक है, और अगर मैं शैवाल की बात करूं, शैवाल को बोलते हैं एल्गी, शैवाल को बोलते हैं एल्गी। इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में जब हम लोग जंतुओं का वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो इसकी जो सेल वॉल है वो बनी होती है ग्लाइकोप्रोटीन की, ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, तो ये था हमारे पास झिल्ली, आवरण, जंतु कोशिका, पादप कोशिका, और ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इन पर क्वेश्चन बन चुके हैं और आगे भी बन सकते हैं। अब एक चीज़ देखिए कि इस झिल्ली या आवरण का मेन काम क्या है। अब ऐसे समझिए कि सेल के अंदर बहुत सारा लिक्विड है और उसके अंदर बहुत सारी स्ट्रक्चर हैं। इसको बाहरी एनवायरनमेंट से हमको सेफ रखना है, इसीलिए कवरिंग की आवश्यकता पड़ी है। ठीक है, एक तो ये काम है। दूसरा, ये जो प्लांट सेल में जो बाहरी आवरण है सेल वॉल, कोशिका भित्ति, ये इसको एक रिजिड सपोर्ट प्रोवाइड करती है। पादप कोशिकाओं में उसको एक सपोर्ट के लिए एक लचीली और एक निर्जीव रचना होती है। सेल वॉल जो है वो एक निर्जीव रचना है, इसमें मृत कोशिकाएं मिलती हैं। अब एक चीज़ देखिए, आपने देखा होगा कि जो कच्चा फल है वो टाइट रहता है और जैसे ही वो फल पक जाता है तो वो पिलपिला सा हो जाता है। ऐसा क्यों हुआ उसको समझिए कि पादप कोशिकाओं में जो कोशिका एक दूसरे से जुड़ी हुई है उसके बीच में एक और पॉलीसैकेराइड पाया जाता है जिसको बोलते हैं पैक्टिन। क्या बोलते हैं उसको? पैक्टिन। और जब कोई फल पक जाता है तो ये पैक्टिन की जो वॉल है वो डिसॉल्व हो जाती है। ऐसे समझिए कि ये जो बाहरी आवरण है सेल वॉल, ये सेल्यूलोज से मिलकर बनी हुई है, मुख्यतः सेल्यूलोज से मिलकर बनी हुई है, लेकिन इसमें दो कंपोनेंट और होते हैं, लिग्निन और पैक्टिन। तो विशेष रूप से तीन हो गए कंपोनेंट, सेल्यूलोज, लिग्निन और पैक्टिन। एक कोशिका दूसरी कोशिका के बीच में जो पैक्टिन की लेयर है वो डिसॉल्व हो जाती है, वो घुल जाती है और वो जो फल हैं वो हमको पिलपिले से लगते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये फर्स्ट वाला पार्ट समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सीधे थर्ड वाला पार्ट, वैक्यूल वाला पार्ट। इसके जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो पढ़ेंगे, फिर लास्ट में आएंगे हम लोग सेकंड वाले पार्ट। थर्ड वाला पार्ट में स्टार्ट करता हूँ, दैट इज रिक्तिका या वैक्यूल्स। तो देखिए, जंतु कोशिका की अगर मैं बात करूँ तो जंतु कोशिका में ये जो वैक्यूल्स हैं ये छोटे हैं। कैसे हैं? छोटा आकार है इनका और संख्या में ज़्यादा है। छोटा आकार, संख्या में ज़्यादा। इनका मेन काम क्या है कि ये सेल के अंदर वाटर स्टोर करते हैं, कार्बोहाइड्रेट स्टोर करते हैं, प्रोटीन का स्टोर करते हैं, और जो भी स्टोरिंग मटेरियल या जो भी मटेरियल सेल के अंदर बनता है और एक्स्ट्रा में बन गया है उसको ये स्टोर कर लेते हैं। और एक पॉइंट बताऊं आपको कि जो एक कोशिकीय जीव होते हैं, एक कोशिकीय जीव मतलब जिनमें केवल एक कोशिका पाई जाती है, उनके अंदर भी वैक्यूल पाया जाता है। और वहाँ पे इस वैक्यूल का काम क्या है कि अगर किसी एक कोशिका वाले जीव को पानी पीना है तो वो वैक्यूल रिक्तिका के थ्रू ही पानी पिएगा।
अगर गैस का एक्सचेंज करना है तो वो वैक्यूल के थ्रू ही करेगा। तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो जंतु कोशिका में क्या करता है ये वाटर, ठीक, कार्बोहाइड्रेट स्टोरिंग वेसिकल है, ये इसको स्टोर करता है। और एक इंपॉर्टेंट बात क्या है इसके बारे में कि ये एक निर्जीव रचना है, निर्जीव रचना है, क्योंकि इसमें कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं होती कि इसमें इसका और कोई विशेष कार्य हो। ये केवल एक स्टोरिंग पर्पस से यहाँ पर यूज़ किया जाता है। और एक इम्पोर्टेंट बात इसमें देखिए वैक्यूल्स में कि ये केवल सिंगल मेम्ब्रेन है। जैसे वैक्यूल अगर मैंने ऐसे बनाया है तो केवल एक ही झिल्ली इस पर दिखाई दे रही है, केवल एक झिल्ली, और बाकी के कोशिका अंग हम लोग देखेंगे उसमें दो दो झिल्लियाँ हैं। तो यहाँ पे मैं बोल दूंगा सिंगल मेम्ब्रेन है वैक्यूल के ऊपर। और इस सिंगल मेम्ब्रेन का भी नाम है, उसको बोलते हैं टोनोप्लास्ट। इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है इसका नाम। वैक्यूल्स बस इतना याद रखना है कि कोशिका के अंदर एक निर्जीव संरचना है जिसका नाम क्या है, वैक्यूल है, ठीक। अच्छा, पादप कोशिका की अगर मैं बात करूं, प्लांट सेल की अगर मैं बात करूं, तो प्लांट सेल में इनकी संख्या तो कम है लेकिन आकार बड़ा है, इसका आकार बड़ा है, ठीक है, संख्या कम है। और वही मेन चीज़ है कि ये प्लांट के अंदर भी वाटर को स्टोर करते हैं, कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करते हैं, स्टोरिंग हाउस की तरह इसको यूज़ किया जाता है, ठीक। देखिए अब हम लोग आते हैं सेकंड पार्ट, और वो है प्रोटोप्लाज्म। जैसा कि मैंने आपको पहले ही जब चार्ट बनाया था बताया था कि प्रोटोप्लाज्म को दो भागों में बांट लेते हैं, एक है साइटोप्लाज्म और दूसरा है न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म को बोलते हैं कोशिका द्रव्य, न्यूक्लियस को केंद्रक। मतलब क्या हुआ कि सेल के अंदर जो भी स्ट्रक्चर है वो सब प्रोटोप्लाज्म है, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो लिक्विड वाला पार्ट हो, चाहे वो केंद्रक हो, सबको मिला के प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। और अगर मैं केवल केंद्रक को हटा दूं और बाकी की जितनी भी चीज़ें हैं उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं, कोशिका द्रव्य बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसमें प्रोटोप्लाज्म में जो साइटोप्लाज्म वाला हिस्सा है उसको पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में। और अभी के लिए हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे न्यूक्लियस। अभी के लिए हम लोग पढ़ते हैं, बोलते हैं हम लोग हिंदी में केंद्रक, सेंटर में है बिल्कुल ये, ठीक है। जैसे मैंने स्ट्रक्चर भी यहाँ पर बनाई हुई है तो एक बार स्ट्रक्चर से मैं बता देता हूँ कि न्यूक्लियस की ये जो मेम्ब्रेन है इसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या केंद्रक झिल्ली। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को बोलते हैं केंद्रक झिल्ली। और ये केंद्रक झिल्ली कैसी दिखाई दे रही है, देखो एक मेम्ब्रेन ये है मेम्ब्रेन और इसके ऊपर ये डबल मेम्ब्रेन। तो इसका मतलब न्यूक्लियस कैसा है, न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन, दो झिल्लियां इसके ऊपर पाई जाती हैं, ठीक है। इसके अंदर ये जो आपको लिक्विड दिखाई दे रहा है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, केंद्रक द्रव्य, न्यूक्लियोप्लाज्म। और इस न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या मिलेगा, इस न्यूक्लियोप्लाज्म में आपको डीएनए मिलेगा और एक विशेष प्रकार की प्रोटीन मिलती है जिसको बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन, और इन दोनों को मिला के बोलते हैं क्रोमोसोम। आप लोगों ने नाम सुने होंगे यहाँ पर, क्रोमोसोम। अब ये क्या है देखिए, हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे आनुवांशिकी, हेरिडिटी। तो वहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो गुणों का आदान प्रदान होता है उसकी जो मेन इकाई है वो क्रोमोसोम है। मतलब मेरे पिताजी के जितने भी गुण हैं वो सब क्रोमोसोम के अंदर स्टोर हैं। और जब ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्रोमोसोम ट्रांसफ़र होते हैं तो वही गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चले जाते हैं। तो मतलब गुणों का ट्रांसफ़र किसके थ्रू होगा, क्रोमोसोम के थ्रू होगा। और वो कहाँ मिलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म में। न्यूक्लियोप्लाज्म कहाँ है, न्यूक्लियस के अंदर। अब एक चीज़, एक छोटी सी संरचना और दिखाई दे रही है आपको, ये रही, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस, इसको बोलते हैं केंद्रिका। मतलब केंद्र के अंदर एक छोटा केंद्रक, केंद्रिका, न्यूक्लियोलस। इसमें आरएनए का संश्लेषण या आरएनए इसमें मिलता है, ठीक है जी। अब इसका केंद्रक का मेन काम क्या है, एक तो केंद्रक हमारी पूरी सेल का क्या है, मैनेजर है, मैनेजर ऑफ सेल, कोशिका का मैनेजर है। हम लोग बोल सकते हैं क्रिएटर है,
क्रिएटर है, इसमें क्रोमोसोम पाए जा रहे हैं, डीएनए पाए जा रहे हैं, इसका मतलब कोशिका विभाजन भी इसी के द्वारा होगा। कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन। अब एक चीज मैं आपको यहीं क्लियर कर देता हूं, यहां पर एक छोटी सी संरचना और दिखाई दे रही है आपको, इसको बोलते हैं सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम, तो ये जो सेंट्रोसोम है, हम लोग कोशिका विभाजन जब वहां पढ़ेंगे तो सेंट्रोसोम का काम है क्रोमोसोम को अलग अलग कर देना। क्रोमोसोम अलग, अभी तो इकट्ठे हैं, एक मानव में टोटल 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, मतलब 23 जोड़े क्रोमोसोम पाए जाते हैं, और मादा में भी 46 पाए जाते हैं। इनका फिर क्रॉस लिंकिंग होती है, नर के और मादा के, नर के 23 मादा के 23, ये आपस में क्रॉस लिंकिंग करते हैं। तो क्रॉस लिंकिंग कराने के लिए हमको क्रोमोसोम को बांटना होगा, उसको बांटने का काम कौन करेगा? सेंट्रोसोम करेगा। और सेंट्रोसोम आपको याद हो अगर, तो ये तंत्रिका कोशिका में नहीं पाया जाता है। सेंट्रोसोम तंत्रिका कोशिका में नहीं पाया जाता है, इसीलिए तंत्रिका कोशिका विभाजित नहीं होती है। उनकी संख्या जन्म से पहले जितनी होगी उससे कम ही हो जाएगी, लेकिन बढ़ेगी नहीं। चलिए, तो ये था हमारे पास केंद्रक के बारे में। अब हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर साइटोप्लाज्म के बारे में। तो साइटोप्लाज्म के दो पार्ट हैं, एक तो तरल वाला भाग है और एक सेल ऑर्गेनली है। दो पार्ट हैं, एक है लिक्विड पार्ट और एक है सेल ऑर्गेनली कोशिका अंग। तो सेल का, साइटोप्लाज्म का जो तरल वाला भाग है उसमें वाटर है, मिनरल है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन है, फैट है, इतना ही सफिशिएंट है उसमें। अब हम लोग आते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर जो कोशिका अंग पाए जा रहे हैं, कोशिकांग जो पाए जा रहे हैं, सेल ऑर्गेनली इसको हम लोग बोलते हैं, सेल ऑर्गेनली। और सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं इसमें, वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको बोलते हैं हिंदी में अंतः प्रद्रव्यी जालिका। अंतः प्रद्रव्यी जालिका। अब समझिए इसको कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे ये जो न्यूक्लियस है, जो केंद्र है, इससे बाहर एक ऐसी स्ट्रक्चर बनी हुई है, कुछ एंटीना टाइप की स्ट्रक्चर बनी हुई है, और यहाँ पर छोटे छोटे से आपको ये राउंड शेप में ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे होंगे। तो इसको तो बोलते हैं राइबोसोम, जो गोल गोल जो यहाँ पे कण लगे हुए हैं इसको राइबोसोम बोलते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है इसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसका काम क्या है वो समझिए। देखिए, हमारे बाहर जो यहाँ पर कोशिका द्रव्य है, इसमें है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, और हमारी कोशिका के अंदर है डीएनए और आरएनए। हम लोग जानते हैं कि डीएनए और आरएनए के पास सिग्नल है, मैसेज है कि उसको प्रोटीन का सिंथेसिस करना है। मतलब किस प्रकार की प्रोटीन बनेगी, इसकी इंफॉर्मेशन डीएनए और आरएनए के पास रहती है। तो यहाँ से मैसेज पहुँचाया गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास कि हमको ये वाली प्रोटीन चाहिए। तो उस प्रोटीन को इकट्ठा करेगा कोशिका द्रव्य से और उस प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट कर देगा केंद्रक के अंदर। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मुख्य कार्य क्या हो गया कि इट ट्रांसपोर्ट्स द प्रोटीन इनसाइड द सेल। ये सेल के अंदर प्रोटीन का क्या करता है? ट्रांसपोर्टेशन करता है। तो पहला पॉइंट मैं लिख देता हूं, प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट, प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट, प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये सेल के अंदर एक ढांचे की तरह काम करता है। एक ढांचे की तरह, जैसे हमारे शरीर के अंदर एक स्केलेटन सिस्टम है, ऐसे ही कोशिका के अंदर ये ढांचे की तरह काम करता है। कोशिका के अंदर ढांचे की तरह कार्य करता है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आप लोग देख पा रहे होंगे एक संरचना और जुड़ी हुई है, इसको बोलते हैं राइबोसोम। इसको बोलते हैं राइबोसोम। और ये राइबोसोम का काम क्या है? राइबोसोम का काम है प्रोटीन का सिंथेसिस करना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने प्रोटीन को इकट्ठा किया है, जिस जिस प्रोटीन की आवश्यकता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लेकर आया है। और जो राइबोसोम है, प्रोटीन का मतलब क्या है यहाँ पर? अमीनो एसिड से, ठीक है। तो जो राइबोसोम है वो उन अमीनो एसिड्स को आपस में जोड़ते हैं। इसका मतलब अमीनो एसिड और अमीनो एसिड आपस में जुड़ेंगे तो क्या बनेगा? पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा और प्रोटीन बनेगी। इसका मतलब हम लोग राइबोसोम को क्या कहते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस फैक्ट्री। प्रोटीन का सिंथेसिस कहाँ पर होगा? राइबोसोम के ऊपर होगा।
प्रोटीन सिंथेसिस फैक्ट्री। एक चीज और देखिए, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो सिंगल मेम्ब्रेन है, उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन पाई जाती है, सिंगल मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन। और राइबोसोम के ऊपर किसी प्रकार की कोई मेम्ब्रेन नहीं है, जिसको हम लोग बोल देंगे मेम्ब्रेन लेस। मैं लास्ट में इनकी एक छोटा सा एक चार्ट और बनवा दूंगा कि किसके ऊपर मेम्ब्रेन है और किसके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं है। दिस इज मेम्ब्रेन लेस, ठीक है। तो राइबोसोम का काम हमारी समझ में आ गया। अच्छा, ये जो राइबोसोम है वो दो प्रकार का है, 70 और 80। एक और यहाँ पे जुड़ा रहता है 70S और 80S। ये जो S है यहाँ पर, इसका मतलब है सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन। अब समझिए, ये जो 70S प्रकार का राइबोसोम है ये मिलता है प्रोकैरियोटिक सेल में, प्रोकैरियोटिक कोशिका में। अब ये प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या है, अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको इसको समझाऊंगा। प्रो का मतलब होता है पूर्व, कैरियो का मतलब होता है केंद्रक। तो ऐसी कोशिकाएं जिसमें केंद्रक विकसित नहीं होता या केंद्रक पाया ही नहीं जाता है उसको बोलते हैं प्रोकैरियोट्स। और जिसमें केंद्रक नहीं होगा उसमें राइबोसोम किस प्रकार का होगा, 70S प्रकार का होगा। और जो यूकैरियोट्स हैं उसमें किस प्रकार का होगा, 80S प्रकार का होगा, ठीक है। तो हमने दो कोशिकांग पढ़ लिए हैं। अब आते हैं हम लोग थर्ड पर, और थर्ड है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी, इसको गोल्जी काय भी कहते हैं, ठीक। अब गोल्जी बॉडी का काम क्या है कि हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो राइबोसोम है वहाँ पे प्रोटीन का संश्लेषण हो गया है। अब उस प्रोटीन की पैकिंग करनी है, तो पैकिंग करने का काम कौन करेगा, और पैकिंग करके क्या करेंगे हम लोग, उस प्रोटीन को एक कोशिका से दूसरी कोशिका में भेजेंगे। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन आउटसाइड द सेल। तो गोल्जी बॉडी का काम क्या है, ये करता है पैकिंग ऑफ प्रोटीन, और दूसरा काम ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन, ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन, ठीक है। और एक चीज देखिए, ये केवल जंतु कोशिका में पाया जाएगा गोल्जी बॉडी, और प्लांट सेल में, पादप कोशिका में यही काम कौन करेगा, डिक्टियोसोम। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे डिक्टियोसोम। जंतु कोशिका में गोल्जी बॉडी है और पादप कोशिका में डिक्टियोसोम है। अब आते हैं हम लोग फोर्थ पर, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया दिखाई दे रहा है आपको। तो सबसे पहली बात तो मैं ये लिख दूं कि ये डबल मेम्ब्रेन है। माइटोकॉन्ड्रिया कैसा है, डबल मेम्ब्रेन। इसके पास दो झिल्लियां हैं, देख पा रहे होंगे आप लोग, एक तो ये झिल्ली है और एक अंदर ये वाली झिल्ली भी काम कर रही है। तो ये डबल मेम्ब्रेन है। और दूसरी बात कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए और राइबोसोम पाए जाते हैं। अभी तक हमने क्या देखा था कि जो न्यूक्लियस है उसके अंदर डीएनए और राइबोसोम है और आरएनए भी है। यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए है और राइबोसोम है। इसका मतलब डीएनए अपना काम खुद कर सकता है। ये एक सेमी ऑटोनोमस यूनिट है, सेमी ऑटोनोमस, मतलब इसके अंदर डीएनए है, इसका मतलब ये विभाजित हो सकता है। और ये विभाजित होगा क्यों, क्योंकि इसके पास डीएनए है और इसके पास इंफॉर्मेशन भी है कि काम कैसे करना है, क्योंकि डीएनए के पास ही सारे मैसेज इकट्ठे होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया को इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को सेल विद इन सेल की संज्ञा दी जाती है। कोशिका के अंदर कोशिका की संज्ञा किसको दी जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका के अंदर निर्जीव संरचना की संज्ञा किसको दी जाती है, वैक्यूल। और एक इंपॉर्टेंट, इसको पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल, क्योंकि यहाँ पर भोजन का ऑक्सीकरण श्वसन होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन का ऑक्सीडेशन होता है। आपने पढ़ा होगा, वो क्रेब्स साइकिल वाला हमने श्वसन वाले चैप्टर में पढ़ा था। और यहाँ पे एटीपी का जनरेशन होता है। ये था माइटोकॉन्ड्रिया। और एक पॉइंट और आप लोग याद रखें कि जंतु कोशिका में सबसे बड़ा जो कोशिका अंग है वो माइटोकॉन्ड्रिया ही है। जंतु कोशिका में सबसे बड़ा कोशिका अंग माइटोकॉन्ड्रिया। और पादप कोशिका में कौन सा होगा, वो है प्लास्टिड। अभी देख लेते हैं हम लोग। पांचवा है प्लास्टिड, या इसको बोलते हैं लवक, इंग्लिश में बोलेंगे प्लास्टिड। और ये किस में मिलेगा, ये केवल पादप कोशिकाओं में मिलता है जो फोटोसिंथेसिस के प्रक्रिया में सहयोग करता है।
अब देखिए, आपने एक नाम सुना होगा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, इस क्लोरोप्लास्ट में भी न्यूक्लियस है, सॉरी डीएनए है, ठीक है। तो ये भी एक तरह का सेमी ऑटोनोमस बॉडी हो गई। क्लोरोप्लास्ट पादप कोशिका में सबसे बड़ा कोशिका अंग है। क्लोरोप्लास्ट का कलर कैसा है? हरा रंग है। जड़ों में जो पाया जाता है प्लास्टिड, उसको बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट, इसका कोई भी कलर नहीं होता है। और एक होता है क्रोमोप्लास्ट, जैसे आपने देखा होगा फूल गुलाबी है, लाल है, तो इसमें कौन सा प्लास्टिड पाया जा रहा है? क्रोमोप्लास्ट। देख ऐसे समझिए, क्लोरो मीन्स हरा रंग, ल्यूको मीन्स वाइट, और क्रोमो मीन्स कलरफुल, जिसमें रेड है, ग्रीन है, ब्लू है, ये सारे कलर आते हैं। तो देखिए, हम लोगों ने यहाँ पे सेल ऑर्गेनली एक एक करके सारे डिस्कस किए हैं, और हमने अभी पढ़ा है प्लास्टिड के बारे में। अभी हम लोग क्या करते हैं कि जितने भी कोशिका अंग हैं जो सिंगल मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन है, और जिसके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं है, उसको एक बार यहाँ पर चार्ट में लिख लेते हैं। यहाँ पर 2-3 कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। डबल मेम्ब्रेन, ऐसे कोशिका अंग जिनमें डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है। सिंगल मेम्ब्रेन और नॉन मेम्ब्रेन, जिसमें कोई भी मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। इंपॉर्टेंट है, कभी कभी क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए, डबल मेम्ब्रेन हम लोगों ने अभी तक एक तो न्यूक्लियस में पढ़ी है, न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया, और प्लास्टिड में भी पाई जाती है। जो प्लांट सेल में पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट, वो भी डबल मेम्ब्रेन होता है। क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा, 3 ये दे दिए, एक चौथा कोई और दे दिया, बताइए इसमें से डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर कौन सी नहीं है? सिंगल मेम्ब्रेन में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, ये है सिंगल मेम्ब्रेन। और नॉन मेम्ब्रेन कौन से हैं? सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम और राइबोसोम, तो ये है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। एक पॉइंट और मैं आपको बताऊं डियर स्टूडेंट्स, कि हम लोग सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ेंगे साइंस को तो बहुत लंबे समय तक आप लोग इसको याद रख पाएंगे, ठीक है। हम केवल फैक्ट पढ़ें, जैसे आप लोग बहुत सारे सोच रहे होंगे कि इतना डिटेल हमारे यहाँ नहीं आता है, तो ध्यान रखिए सर कि अब साइंस का पैटर्न बदल गया है, डीप में क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं, तो हमको भी अपने पढ़ाई का तरीका बदलना पड़ेगा। अब ये वो पैटर्न नहीं चलेगा कि हमने बस 400-500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लिए और हम लोग पेपर देने चले जाएं। मैं देखता हूँ यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं कि बस PDF लगा दी स्क्रीन पर और ऑप्शन ऐसे बोलेंगे ए हो नहीं सकता, बी का पता नहीं, सी तो होगा ही नहीं, तो इसका आंसर डी हो गया। इस तरह के तरीके को आप लोग बदल दीजिए, साइंस को थोड़ा सा सिंसियरली आप लोग लेना शुरू कर दीजिए। बहुत सारे देखे हैं मैंने कि साइंस बाई दिस मैम, साइंस बाई करीना मैम, साइंस बाई कटरीना मैम, और बहुत सारी मैम ऐसी मार्केट में चल रही हैं। तो लेकिन आप अपना समय अच्छी तरह से इफेक्टिवली देख लें पहले कि हमको मटेरियल मिल क्या रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपना समय वहाँ पर दें। नहीं तो ऐसे तो यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत मतलब जो है नौटंकी करके आप लोगों को पढ़ाने वाले मिल जाएंगे। मेरा ये तरीका बिल्कुल नहीं है कि यहाँ पे हंसी मजाक ठिठोरी करके मैं आपका टाइम वेस्ट करूँ। बात करने के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सअप है, लेकिन जब क्लास चल रही है तो हम लोग केवल पढ़ाई करेंगे, इसके अलावा कोई बात नहीं करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, हम लोग अब देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या हैं और यूकैरियोटिक सेल क्या है। देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ न्यूक्लियस की, केंद्रक की। तो प्रोकैरियोटिक सेल में, प्रोकैरियोट का मतलब ही है, प्रो मतलब पूर्व, कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो ऐसी कोशिकाएं जिसमें न्यूक्लियस की उत्पत्ति से पहले की वो कोशिकाएं, मतलब उनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा नो डेवलप्ड न्यूक्लियस, विकसित न्यूक्लियस नहीं पाया जाता था, विकसित केंद्रक नहीं पाया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि उस न्यूक्लियस के अंदर की जो संरचना है, अब न्यूक्लियस के अंदर की संरचना क्या है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए मिलता है, हिस्टोन प्रोटीन मिलते हैं, मतलब क्रोमोसोम मिलते हैं। तो वो क्रोमोसोम ऐसे ही पड़े रहेंगे। क्रोमोसोम कहाँ होंगे? बाहर होंगे। क्रोमोसोम कोशिका द्रव्य में मिलेंगे, कोशिका द्रव्य में मिलेंगे,
कोशिका द्रव्य। और क्रोमोसोम होंगे कितने? क्रोमोसोम ज़्यादा से ज़्यादा एक होगा। छोटी एक प्रोकैरियोटिक सेल, वो छोटे छोटे जिसमें हम लोग आते हैं लिखते हैं जीवाणु को, ब्लू ग्रीन एल्गी को, वो आते हैं प्रोकैरियोट्स में। तो क्रोमोसोम कितने होंगे? अधिकतम एक होगा। अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो विकसित केंद्रक मिलेगा। विकसित केंद्रक का मतलब है कि उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मिलेगी, केंद्रक झिल्ली मिलेगी, उसके अंदर केंद्रिका मिलेगा, डीएनए, आरएनए, हिस्टोन प्रोटीन मिलेगा, क्रोमोसोम मिलेंगे, सारी चीज़ें मिलेंगी। ठीक। दूसरा पॉइंट अगर मैं देखूं इसकी झिल्ली के बारे में, जो आउटर कवरिंग है उसको बोल रहे हैं हम लोग झिल्ली। ठीक है। तो यहाँ पर प्रोकैरियोटिक सेल में जो झिल्ली है, जैसे अगर मैं बात करूँ बैक्टीरिया की, अगर मैं बैक्टीरिया की बात करूँ तो ये किससे मिलके बनी है? पेप्टिडोग्लाइकेन। लेकिन यहीं अगर मैं यूकैरियोटिक की बात करूं तो ये किसके मिलके बनी होती है? सेलुलोज से मिलकर। यहाँ बाहरी कवरिंग का मतलब जो हमारी सेल वॉल है उसकी बात हो रही है, सेल वॉल की। तो ये किससे मिलकर बनी है? सेलुलोज से मिलकर बनी है। चलिए, प्रोकैरियोटिक में बाकी के जो कोशिका अंग हैं वो नहीं है, वो नहीं पाए जाते, नो कोशिका अंग। तो अब जब कोशिका के अंदर कोशिका अंग नहीं है तो सारे काम किसको करने पड़ेंगे? एक ही कोशिका को करने पड़ेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो वैक्यूल है, जो रिक्तिका है, वही गैस स्टोर करता है, वही पानी स्टोर करता है, वही फूड स्टोर करता है। तो नो कोशिका अंग, यहाँ पे सभी के सभी विकसित कोशिका अंग पाए जाएंगे। विकसित कोशिका अंग पाए जाएंगे। अच्छा, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे राइबोसोम की, ये जो राइबोसोम है ये, तो प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम पाए जाते हैं 70S प्रकार के और यूकैरियोटिक में पाए जाते हैं 80S प्रकार के। ठीक है, राइबोसोम 70S और यहाँ पर 80S। और देखें, अगर मैं प्रोकैरियो मान लीजिए कि ब्लू ग्रीन एल्गी या और कोई ऐसे बैक्टीरिया हैं जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, तो यूकैरियोट में तो फोटोसिंथेसिस किस में होता है? लवक में। लवक का मतलब क्लोरोप्लास्ट में। लेकिन प्रोकैरियोट में तो क्लोरोप्लास्ट पाया नहीं जाता है, तो वहाँ किस में होगा? वहाँ होगा थाइलेकॉइड्स में। थाइलेकॉइड्स, इसमें होगा प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण। और जबकि यही यूकैरियोटिक सेल में किस में होगा? क्लोरोप्लास्ट के अंदर होगा। चलिए अगला देखें, अगर हम श्वसन की बात करें, सांस की बात करें, ऑक्सीडेशन की बात करें, तो यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही गैस एक्सचेंज करती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा ही श्वसन होगा, झिल्ली के द्वारा ही श्वसन होगा। और यहाँ पे श्वसन के लिए कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक। तो ये कुछ मेन इंपोर्टेंट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। इंपोर्टेंट थे, मैंने आपको बता दी। एक और पॉइंट मैं आपको यहाँ क्लियर करता हूँ जो मिस हो गया लास्ट सेशन में। वो देखिए कि यहाँ पर कोशिका द्रव्य में एक और स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको बोलते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम, जैसे ये यहाँ बनाइए मैंने लाइसोसोम। इस लाइसोसोम का क्या काम क्या है? पहली बात तो याद रखें कि लाइसोसोम एक सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। ठीक है। और लाइसोसोम के अंदर पाचक रस पाए जाते हैं, डाइजेस्टिव जूस पाए जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सेल के अंदर कोई चीज़ अगर एक्स्ट्रा बन गई है तो वो लाइसोसोम के द्वारा उसका पाचन हो जाएगा। या किसी सेल की डेथ हो गई है तो ये जो लाइसोसोम है वो फट जाएगा, तो सेल को भी डिग्रेड करने का काम करता है। इसीलिए लाइसोसोम को सुसाइडल बैग, लाइसोसोम को सुसाइडल बैग या आत्मघाती, आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। किसको? लाइसोसोम को। ठीक है, आई थिंक यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेनस है और इसका काम है कि डाइजेस्ट करना, जो सेल अगर डेथ हो गई है तो उसको डाइजेस्ट कर देना। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, हमारी आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाया जाता, राइबोसोम नहीं पाया जाता। क्यों? क्योंकि आरबीसी का मुख्य काम क्या है कि वो उसमें हीमोग्लोबिन भरना है, और जितनी जगह खाली होगी आरबीसी की उतना ज़्यादा हीमोग्लोबिन उसमें आएगा। तो आरबीसी के अंदर, ह्यूमन आरबीसी के अंदर केंद्रक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं। ठीक, ये पॉइंट हम लोग ब्लड वाले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। तो ये पॉइंट थे। अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा बहुत कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका में क्या अंतर है। वो मैं स्टार्टिंग में भी बता चुका हूँ कि जंतु कोशिका में लवक नहीं पाया जाएगा, पादप कोशिका में पाया जाएगा।
इसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, इसमें फोटोसिंथेसिस होगी। इसमें आउटर कवरिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसमें सेल वॉल है, और इसमें वैक्यूल छोटा है, इसमें वैक्यूल बड़ा है, इसमें गोल्जी बॉडी है, इसमें डिक्टियोसोम है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिफरेंस हैं, ठीक है। तो वीडियो को अच्छे से देखिए, प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाइए, और नोट्स अच्छे बनाएंगे तो लास्ट टाइम में रिवीजन में बहुत आसानी रहने वाली है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।